हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग के टॉपिक अंतर्गत हम सजीव और उनका परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमने पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन कर लिया है, जो कि इनकी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और पहले तो आप इस वीडियो पूरा देखें, उसके बाद में ये सोचें कि ये भी कंटेंट कैसा है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं। हम हमारे आसपास के अनेक परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, जैसे मरुस्थल में ऊँट है, और पर्वतीय क्षेत्र में बकरी और याक है, समुद्र तट पर केकड़ और मछलियाँ हैं। हमारे आसपास गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश है, नीलगाय है, सुअर है, हिरण, सांप, बिच्छू इत्यादि को हम देखते हैं, ठीक है। समुद्र में जंतु तथा पौधे है वो लवणीय जल में रहते हैं तथा समोषण के लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, और मरुस्थल में दिन में क्या होता है, गर्म होता है, रात होती है वहाँ पर ठंडी। और मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। इसमें एक ऊँट है, ठीक है। और ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए योग्य बनाती है या उसे अनुकूल बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जो उसका शरीर व गर्मी से दूर रहता है। मूत्र विसर्जन कम करता है ऊँट, और मल उसका शुष्क होता है। शरीर से जल बहुत कम मात्रा में निष्कासन करता है, या उसका पसीना बहुत ही कम आता है ऊँट को। ऊँट बिना जल के कई दिनों तक या कई हफ्तों तक रह सकता है। समुद्र के अंतर्गत मछली देखो। मछली का शरीर धारारेखीय होता है तथा जिससे वे जल में आसानी से विचरण कर सकती है। मछली का शरीर धारारेखीय होता है, जो कि उसको उस पानी में तैरने के लिए सुगमता महसूस या आसानी होती है। मछली के शरीर पर चिकने शल्क होते हैं, जो मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही जल में सुगम गति करने में सहायक होते हैं। यानी कि मछली के शरीर पर चिकने शल्क होते हैं, जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है, यानी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है, जो जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाने में सहायता करती है। मछली जल के अंदर क्लोम या गिल से श्वसन क्रिया करती है। ये आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई, या ये प्रश्न सीटेड अंदर आया हुआ है कि भाई मछली निम्न में से श्वसन क्रिया करती है किस अंग द्वारा, तो ये क्लोम या गिल द्वारा, ठीक है। अब देखो अनुकूलन की परिभाषा। जिन विशिष्ट संरचनाओं के कारण जंतु अपने परिवेश में रहने योग्य होते हैं उसे अनुकूलन कहलाता है या अनुकूलन कहते हैं, ठीक है ना। और किसी सजीव का वे स्थान जिसमें वे रहता है आवास कहलाता है। वे भोजन, वायु, जल, शरण स्थल वे अन्य आवश्यकताएं के लिए अपने आवास पर निर्भर करता है। यानी कि जंतु जिस आवास में रहता है ना, वे अपने वहाँ के भोजन है, वायु है, शरण स्थल है और उसके अन्य आवश्यकताएं पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्थलीय आवास के अंतर्गत आता है वन के, और वन घास के मैदान आते हैं, मरुस्थल आता है और पर्वतीय क्षेत्र आता है। जलीय आवास में समुद्र है, वो जलाशय, झील, नदियाँ और समुद्र आता है, ठीक है। अब देखो परिवहन अनुकूल, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल। जब कोई सजीव अपने आवास को छोड़कर के दूसरे आवास में जाता है तो उस आवास की परिस्थितियों में अपने आप को प्रतिकूल महसूस करता है। यानी कि वह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, यानी आरामदायक महसूस नहीं करता है। जैसे सांस में कठिनाई आती है, उसे खाने पीने में कठिनाई आती है, रहने में कठिनाई आती है और अन्य कहीं कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन वे धीरे धीरे उस आवास के या वातावरण के अनुकूल हो जाता है। इस अवधि को हम परिवहन अनुकूल होता है कि पर्यावरण के अनुकूल कहते हैं, ठीक है। अनुकूल अल्प समय में नहीं होता, यानी कि अनुकूल है वो थोड़े समय में नहीं होता है। अनुकूल के लिए काफ़ी वर्षों का टाइम लगता है या काफ़ी वर्षों का समय लगता है। वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे सभी अजैव घटक सजीवों के लिए वास्तव में अत्यंत आवश्यक है। यानी कि वायु है, जल है, प्रकाश है, सजीवों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक घटक है। वे जंतु जो बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं वे जीवित रह पाते हैं या जीवित रहते हैं, जबकि जो जंतु अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वह कहलाते वे मर जाते हैं। भिन्न आवासों में जीवों की विविधताएं, यानी कि भिन्न भिन्न आवास में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखो विभिन्न आवास, यानी कि स्थलीय आवास, यानी मरुस्थल है, पर्वत है, घास स्थल है, जलीय आवास में समुद्र, तालाब और झील आता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्थलीय आवास के अंतर्गत। अब ये स्थलीय आवास में मरुस्थल में रहने वाले जीव चूहे एवं सांप के पैर ऊँट के पैर की तरह लंबे नहीं होते हैं, और दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए वे गहरे बिलों में छुपते हैं या रहते हैं, और रात्रि में तापमान में कमी आती है तो वे अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु यहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। इन जंतुओं की मोटी त्वचा या फर ठंड से सुरक्षा करती है। यहाँ का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, जिससे वे सर्दी कम लगती है। और पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर बर्फ़ की ठंड से उसके पैरों को बचाता है। यानी कि पहाड़ी तेंदुआ ने उसके शरीर पर फर है वो उसके पैरों को
ठंड से बचाता है। और पहाड़ी बकरी के खुर उसे पहाड़ी क्षेत्रों में दौड़ने चलने में सहायता करते हैं। घास स्थल, शेर वन अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक शक्तिशाली जंतु है और चेहरे के सामने आंखें दूर तक देखने में सहायता करती है। यानी कि शेर के आंखें वो चेहरे के सामने होती है, जो दूर तक देख सकता है। और मटमैले भूरे रंग का होता है और जो शिकार के दौरान उसे घास में सूखे मैदानों पर छिपाए रखता है। ठीक है। शेर के अगले पैर के नक्कर लंबे होते हैं जिन्हें वे पादागुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। अब हिरण भी घास स्थल में रहता है और इसकी आंखें सिर के पास में होती है जो चारों ओर देख सकती है। ठीक है। हिरण तेज गति से शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है या सहायक होता है। सहायता हिरण है वो तेज गति से भागता है। ठीक है। यानी कि हिरण है वो तेज गति से भाग सकता है। ठीक है। और पौधों के कठोर तने को चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं और उसके लंबे कान शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यानी कि दूरी क्षेत्र, यानी दूरी क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। यहाँ बर्फ से ढके रहते हैं, यानी कि यहाँ के क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। और सर्दियों में यहाँ तापमान है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु दूरी भालू, पोलर बियर कहते हैं उसको, और पेंगुइन जो कि चरम जलवायु में भी अनुकूलित हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी भालू की क्या क्या विशेषता है। गर्म जलवायु में दूरी भालू अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्री जल में तैरते रहते हैं और ये अच्छे तैराक होते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा इसका गर्मी पड़ती है, गर्मी लगती है तो ये समुद्र में तैरना शुरू कर देते हैं, तैरते रहते हैं। दूरी भालू के पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, यानी कि पंजे चौड़े और बड़े भी होते हैं जो अच्छी तरह से तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है। दूरी भालू अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक, यानी कि अपने नाक को बंद करके लंबे समय तक पानी में रह सकता है या तैर सकता है। ठीक है। ये देखो दूरी भालू का चित्र है जो इसकी विशेषताओं को इंगित करता है। अब आगे पेंगुइन, ये सफ़ेद होते हैं जो बर्फीले क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी कि ये सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है। त्वचा मोटी और अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि त्वचा बहुत ज़्यादा मोटी होती है और त्वचा में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है जो सर्दी से सुरक्षा करती है, यानी कि जो सर्दी में बचाने में सहायता करती है। इनके पैरों में जाल बना होता है, यानी कि पैरों में जाल होता है और इनका शरीर धारा रेखीय होता है और वैसे तैराक भी होते हैं और जल में तैर भी सकते हैं। पेंगुइन झुंड में रहते हैं जिससे उनको उष्णता मिलती है, यानी कि पेंगुइन है वो सभी एक साथ रहते हैं ताकि उसको सर्दी नहीं लग सके। ठीक है। ये देखो पेंगुइन का चित्र है। ठीक। इनके अलावा इन क्षेत्रों में अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं और मछलियाँ ठंडे जल में जीवित रह सकती है। ठीक है। कुछ पक्षी जो सर्दी से बचने के लिए सर्द स्थानों से, यानी कि सर्दी के स्थान को छोड़कर के गर्म स्थान की ओर जाते हैं। ठीक है। और वापस सर्दी जब समाप्त होती है तो वे अपने स्थान वापस आ जाते हैं। जैसे देखो साइबेरियन क्रेन पक्षी राजस्थान में भरतपुर में आते हैं और हरियाणा में सुल्तानपुर नामक स्थान पर साइबेरिया से आते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ गर्म जलवायु रहती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर जलवायु थोड़ी सी क्या होती है, गर्म होती है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। और इन क्षेत्रों में जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके भोजन और आवास में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ठीक है। जैसे लाल नेत्रों वाले मेंढक के बंदर है, लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं, यानी कि लाल मेंढक के पैर के तलवे क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं जिससे वे पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है। टुकुन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी भी होती है जो दूर पर स्थित फलों तक आसानी से पहुंच जाती है। जहां तक पक्षी स्वयं नहीं पहुंच पाता है तो उनकी चोंच लंबी होती है, वहां पर उसकी चोंच वो फल तक पहुंच जाती है। इन क्षेत्रों के जंतुओं में सूंघने की संवेदनशील शक्ति और तीव्र दृष्टि भी होती है और मोटी त्वचा होती है जो उन्हें छद्म आवरण में सहायता करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जंतुओं में। लोइन टेल्ड लंगूर, इसको हम कहते हैं दाढ़ी वाले ऐप। ठीक है। इसका अन्य नाम है दाढ़ी वाला ऐप। इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि चांदी जैसी सफ़ेद ऑयल होती है इसके अंदर जो शरीर के चारों ओर गालों और चुंबक तक, यानी कि ठोड़ी तक होती रहती है। यानी बंदर का चित्र है जो इसके ठोड़ी के और मुर्गे के चारों ओर और जैसे सफ़ेद चांदी जैसे बाल होते हैं। जलीय आवास के अंतर्गत समुद्र में मछली की तरह बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है ताकि वे जल में आसानी से चल सकें या तैर सकें। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ सकते हैं, यानी कि वे धारा रेखीय शरीर तो नहीं होता है लेकिन वे समुद्र में रहते हैं। जल में चलते समय शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है। जल में श्वास वो क्लोम या गिल द्वारा करते हैं मछली की तरह। डॉल्फिन एवं वेल में
गिल नहीं होते, यानी कि डॉल्फिन व्हेल में गिल नहीं होते हैं। वे नासाद्वार एवं वात छिद्रों से श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक श्वास बिना रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आते हैं, श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकाल कर और स्वच्छ वायु को अंदर भरकर वापस समुद्र में चले जाते हैं। हमारे आसपास के जीव, यानी हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव होते हैं जो सजीव होते हैं, परंतु वे कबूतर की तरह चल और उड़ भी नहीं सकते हैं। यानी कि मतलब हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव होते हैं, यानी पौधे भी सजीव होते हैं, लेकिन वे जंतुओं की तरह चल और उड़ नहीं सकते हैं। सजीवों की विशेषता देखो, ये सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सही बात है, क्योंकि सजीवों को वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, और जो उनको अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि शरीर के अंदर जो भी मतलब जैव प्रक्रम होते हैं उनके लिए भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, यानी कि सजीवों में हर समय वृद्धि होती है। जैसे बच्चा जन्म लेकर के धीरे धीरे वे वयस्क हो जाता है। कुत्ते के बच्चे वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे स्फुटित होकर चूजा मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, सभी सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। और श्वास लेना एक श्वसन का प्रमुख हिस्सा है, या श्वसन क्रिया का प्रमुख हिस्सा है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के दौरान हमारी शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है शरीर को। हाथी, शेर, गाय, भैंस, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली, मेंढक, छिपकली, सर्प तथा पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी जीव है वो फेफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं। कॉकरोच या अन्य कीट है वो मतलब श्वास प्रणाली या वातक या श्वास नाल से श्वसन क्रिया करते हैं। और केंचुआ है वो अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे पीले भोजन को देखते ही मुंह में लार टपकना। और जब हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंखें अचानक बंद हो जाती है जब तक उस प्रकाश की प्रति अभ्यास नहीं हो। यानी कि ये भी हम एक प्रकार की अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन के प्रति। सजीव उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। सभी सजीव भोजन करते हैं, लेकिन भोजन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। और कुछ से जिनको शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से उत्सर्जन कर दिया जाता है। सजीव प्रजनन भी करते हैं, यानी कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं या संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन की प्रक्रिया भी या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ जंतु अंडे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वो सभी सजीव गति भी करते हैं। तो दोस्तों, सजीवों और उनका परिवेश के बारे में टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ विजिट करें और इन नोट्सों को देखकर अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और बार बार इन नोट्सों का रिवीजन करें, ठीक है। और अपनी CTET की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वीडियो।